वेलकम टू द इंग्लिश ऑल। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश ऑल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। आज की इस करंट अफेयर्स में हम 17 जुलाई का करंट अफेयर्स बहुत डिटेल में देखेंगे। इसमें स्पोर्ट्स के दो बहुत फेमस इवेंट्स हैं, विंबलडन की बात करते हैं और हम यूरो कप की बात करते हैं। दोनों ही आज के इस करंट अफेयर्स में अपडेट होने वाले हैं, तो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्ट्रेट अवे चलिए स्टार्ट करते हैं। 17 जुलाई का ये करंट अफेयर्स है, देखते हैं सबसे पहली न्यूज क्या आती है। ओहो, पहले न्यूज से पहले क्वेश्चन है आपके लिए। Which tennis tournament is the oldest in the world? अभी एक हिंट है आपके लिए, प्लीज इसका जवाब जरूर दें कमेंट सेक्शन में। आपके ऑप्शंस है विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला भी आपके लिए क्वेश्चन ही है। Who owns the social media platform X, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था। आपके ऑप्शंस हैं जेफ बेजोस, एलन मस्क, बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग। तो दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सरप्राइज आपके लिए। चलिए अब आ जाता है हमारे लिए अपडेट्स की, पूरा अपडेट्स क्या है। पहला न्यूज क्या कहता है, वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम 2024 इनॉग्रेटेड ऑन 15 जुलाई 2024, यानी 15 जुलाई 2016 15 जुलाई को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूथ को जो हम बात करते हैं एंशियंट की, उसके लिए प्रमोट करता है और यूनेस्को के प्लेटफॉर्म के अंडर ये इसका प्रमोशन होता है। तो क्या कहता है, 2024 वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम मीटिंग कमेंस इन न्यू दिल्ली ऑन 15 जुलाई 2024, यानी 15 जुलाई 2024 को ये मीटिंग का स्टार्ट हुआ था। और किसके बैनर के थ्रू हुआ था, किस प्लेटफॉर्म के अंडर हुआ था, तो ये ऑर्गेनाइज हुआ था एज अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग। चलिए स्ट्रेट अवे हम देखते हैं आगे का अपडेट। अब सब पूरा डिटेल देखते हैं जो यूनेस्को का ये मीटिंग है, इसके बारे में क्या है। न्यू दिल्ली विल होस्ट 46th सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग फ्रॉम 21 टू 31 जुलाई 2024, यानी 21 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग स्टार्ट होगी वो नई दिल्ली में होगी। 50 यंग हेरिटेज प्रोफेशनल्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड विल पार्टिसिपेट इन द फोरम मीटिंग विद द 20 प्रोफेशनल्स फ्रॉम इंडिया एंड 30 अराउंड द वर्ल्ड, यानी 20 इंडियंस और 30 वर्ल्ड के जो हेरिटेज प्रोफेशनल्स होंगे वो इसमें यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के अंदर मीटिंग करेंगे नई दिल्ली के अंदर। द वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम मीटिंग इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी। जैसे मैंने कहा था कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय आर्कियोलॉजी कमेटी है उसके अंडर में ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है, विच इज पार्ट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी ASI का पार्ट है। The Archaeological Survey of India comes under the Union Ministry of Culture, जो कि Union Ministry of Culture के अंडर आता है। The World Heritage Young Professionals Forum meeting will be held from 14 to 23 जुलाई in New Delhi, जो कि इनकी मीटिंग है वो 14 से 23 जुलाई के बीच में न्यू दिल्ली में होगा। तो दो अलग अलग चीजें हैं। वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स की जो मीटिंग होगी वो 14 से 23 जुलाई के बीच में होगी और 46 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग 21 से 31 जुलाई के बीच में होगी। दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, इसको लेकर के आप कंफ्यूज मत होना। ये मीटिंग जो यंग प्रोफेशनल्स की होगी वो 14 से 23 जुलाई के बीच में है, बट यूनेस्को की जो हेरिटेज कमेटी की मीटिंग है वो 21 से 31 जुलाई के बीच में है। और जैसा कि बता रहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, मैंने शुरुआत में ही बोला कि जो एंशियंट बिल्डिंग्स हैं या जो हेरिटेज हैं उनको रीड करने के लिए और पूरी दुनिया को अपना इतिहास बताने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। अब द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम इज वर्ल्ड हेरिटेज इन द 21st सेंचुरी, बिल्डिंग कैपेसिटीज एंड एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ, यानी यहां से लेकर के आप देख सकते हो कि इसका थीम है बिल्डिंग कैपेसिटीज एंड एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ। अब हम यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को के बारे में जानकारी लेते हैं। क्या कहता है, द डिसीजन टू एस्टैब्लिश यूनेस्को वाज टेकन एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन एजुकेशनल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो यूनेस्को है वो एक एजुकेशनल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्ड इन लंदन यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम 1 to 16 नवंबर 1945, यानी जब इसके डिस्कशन की शुरुआत हुई थी 1 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में ये इसके एस्टैब्लिशमेंट की शुरुआत हुई थी, लंदन में इसके बीच में डिस्कशन चला था और फाइनली इट वाज फाउंडेड ऑन 16 नवंबर 1945, यानी 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हो गई थी इन लंदन। यूनेस्को इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये यूनेस्को जो है UN का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इट वर्क्स टू एस्टैब्लिश पीस इन द वर्ल्ड थ्रू एजुकेशन एंड प्रमोटिंग कल्चरल हेरिटेज एंड द इक्वल डिग्निटी ऑफ द कल्चर्स, यानी ये एजुकेशन और जो कल्चरल प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू दुनिया में पीस की बात करता है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और जो करंट इसके डायरेक्टर जनरल है वो है ऑड्री ऑजुले। चलिए
अगला न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। पीएम मोदी बिकम्स द मोस्ट फॉलोड ग्लोबल लीडर ऑन एक्स विद 100 मिलियन फॉलोअर्स, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं एक्स जो ट्विटर प्लेटफॉर्म है, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उनके फॉलोअर्स की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से भी उनके फॉलोअर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। So Prime Minister Narendra Modi has added another feather to his cap by becoming world's most followed leader, यानी पूरी दुनिया में जितने भी लीडर हैं उनमें सबसे ज़्यादा फॉलोड अगर कोई लीडर है तो हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी वही हैं। अमेरिकन सिंगर एंड सॉन्ग राइटर, टेलीविजन पर्सनैलिटी कैथरीन एलिजाबेथ हडसन, जिनको फेमस के नाम से कैटी पेरी के नाम से जाना जाता था, वो सबसे पहली शख्सियत थी जिन्होंने ट्विटर पर यानी एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स गेन किया था। आगे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ज्वाइन द एक्स इन 2009 एंड सून गेन्ड अ फॉलोइंग ऑन द माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। 2009 में उन्होंने ज्वाइन किया था और जल्दी ही बहुत तेजी से पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी। तब वो गुजरात के सीएम थे। अब ट्विटर के बारे में जान लेते हैं। ट्विटर वॉज फाउंडेड इन 2006 बाय जैक डॉर्सी, इवंस विलियम्स, बिज स्टोन एंड नोआ ग्लास इन कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। जैक डॉर्सी ने अभी रिसेंटली इसको सेल कर दिया एलन मस्क को। द सोशल साइट was bought by American billionaire Elon Musk in 2022. He renamed the site as X in July 23. यानी जुलाई में उन्होंने इसका नाम X रख दिया। X provides an online microblogging service called Tweets. Tweets are short messages of no more than 280 characters. 280 characters के बीच में ये ट्वीट जाता है। Subscribers of premium service can send tweet of up to 25,000 characters. यानी जिन्होंने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा हुआ है वो 25,000 वर्ड तक का कैरेक्टर भेज सकते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो सैन फ्रांसिस्को में है, कैलिफोर्निया, यूएस अमेरिका के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो हमने 2 न्यूज़ कवर कर लिए। थर्ड देखते हैं। पॉल कैगेमी सीक्स 4th टर्म एज रवांडियन प्रेसिडेंट, यानी रवांडा के नए प्रेसिडेंट बने हुए हैं पॉल कैगेनी जो नए बने हुए हैं, और 99% वोट्स उन्होंने गेन किए हुए जो कि बहुत बड़ा है, और कॉन्जुकेटिवली उन्होंने 99% वोट्स गेन किए हुए। रवांडा जो है एक लैंडलॉक कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, उसके बारे में देखते हैं। According to the National Electoral Commission of Rwanda, President Paul Kagame has won the country's presidential election for the 4th term by securing 99% of the votes, यानी 99% वोट रवांडा के लोगों ने उन्हीं को दिया है, पॉल कगमे को। By late evening on 15 July 24, Paul Kagame, who has ruled the country as president since 2000, won the presidential election held in 2017 with 99% of the votes, और 2000 के बाद से लगातार प्रेसिडेंट रहे हैं और कॉन्जुकेटिवली उन्होंने वोट गेन किया हुआ है, पॉपुलैरिटी गेन करके रखी हुई है। द फाइनल ऑफिशियल रिजल्ट ऑफ द 24 presidential election is expected to be announced by 27 जुलाई और बिफोर इवनिंग। 27 जुलाई या उससे पहले इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। रवांडा को देख लेते हैं। रवांडा इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन द ईस्ट सेंट्रल अफ्रीका। द कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ 1000 हिल्स, यानी इसको लैंड ऑफ 1000 हिल्स के नाम से जानते हैं रवांडा को। रवांडा इज द पार्ट ऑफ द सब सहारन अफ्रीकन रीजन, यानी सब सहारन अफ्रीकन रीजन के अंदर आता है। कैपिटल इसका है किगाली, करेंसी है रवांडन फ्रैंक, और इसके प्रेसिडेंट है पॉल कगामे, अभी हमने देखा। और आप देख सकते हो इसका जो मैप है, यहाँ पर ये बॉर्डर अपना तंजानिया के साथ शेयर करता है, यहाँ ये अपना बॉर्डर बुरुंडी के साथ शेयर करता है, यहाँ ये कॉन्गो के साथ शेयर करता है, और यहाँ पर ये युगांडा के साथ शेयर करता है, और ये एकदम बीच में जो है किगाली इसका कैपिटल है। तो ये आप मैप में देख सकते हो, पूरे जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच में ये रहा आपका जहाँ पर हम रवांडा की बात कर रहे हैं। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया रिलीजेस फर्स्ट ट्रांच ऑफ $2.5 मिलियन फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी, यानी पैलेस्टाइन और जो इजराइल के बीच में वॉर चल रहा है उसको लेकर के इंडिया ने पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज को लेकर के $2.5 मिलियन का मदद भेजी है। इसके न्यूज़ में आप पूरा डिटेल में देखेंगे ये क्या विवाद है, कब अलग हुआ, क्या क्या कैसे हुआ, इसके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसमें है। The government of India has released $2.5 million of the promised $5 million for the year 24-25 to the United Nations Relief and Work Agency for Palestinian Refugee in the Near East, यानी UNRWA, यानी United Nations Relief and Work Agency for Palestinian Refugee, जो ईस्ट में काम करता है, उसके लिए जो $5 मिलियन का प्रपोज्ड अमाउंट था उसका हाफ यानी $2.5 मिलियन इंडिया ने यूएन को दे दिया हुआ है। इसका इस्तेमाल द फंड विल बी यूज्ड टू प्रोवाइड एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड अदर सर्विसेज टू पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी, यानी हेल्थ और एजुकेशन 2 प्राइमरी ऑब्जेक्ट है इन पैसों को भेजने का। According to the government of India, it has provided $35 million to the United Nations Relief and Work Agency for Palestinian Refugees in Near East until
23-24 इन 2023-24 तक इंडिया ने $35 मिलियन का हेल्प ऑलरेडी यूएन को भेजा हुआ है पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज के लिए. द मनी इज बीइंग यूज्ड टू प्रोवाइड एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड अदर सर्विसेज टू द पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी. यानी हेल्थ और एजुकेशन प्राइमरी गोल है इन पैसों को भेजने का. Palestinian refugees are those person and their descendants who lost their homes and were exiled from Palestine during the 1948 conflict. 1948 के कन्फ्लिक्ट के बाद से जो रिफ्यूजीज हैं या उनके डिसेंडेंट हैं उनके मदद करने के लिए ये पैसे भेजे जाते हैं. आफ्टर द सेकेंड वॉर, यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द यूनाइटेड नेशंस अडॉप्टेड अ रेजोल्यूशन ऑन 29 नवंबर 1947 टू डिवाइड पैलेस्टाइन स्टेट्स इन वेस्ट एशिया इनटू 2 सॉवरेन कंट्रीज ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टाइन. यानी 29 नवंबर 1947 को यूएन ने एक रेजोल्यूशन दिया, उसके हिसाब से इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक इजराइल के पार्ट में और एक पैलेस्टाइन के पार्ट में. पैलेस्टाइन पार्ट हुआ ज्यूज के लिए और जो पैलेस्टाइन वाला पार्ट हुआ वो आया था मुस्लिम्स के लिए. एट दैट टाइम पीपल लिविंग इन पैलेस्टाइन विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश वर प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम अरब्स. वो कौन से थे? वो मुस्लिम अरब्स थे जो कि पैलेस्टाइन में रहते थे, जिसको हम फिलिस्तीन हिंदी में कहते हैं. A new state of Israel was to be created, which would be homeland of the Jewish people. और उसके बाद एक नया जो स्टेट क्रिएट हुआ दोनों को डिवाइड करने के बाद, वो इजराइल बना जो कि प्रीडोमिनेंटली ज्यूइश का था वहां पर. द अरब्स अपोज द क्रिएशन ऑफ इजराइल एंड द डिवीजन ऑफ पैलेस्टाइन. लेकिन अरब्स ने इस बात का बहुत विरोध किया कि जो पैलेस्टाइन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया और जो लैंड ज्यूज को दिया गया. इस बात का अरब्स ने, यानी जो प्रीडोमिनेंटली वहां के रहने वाले थे, जिनको हम फिलिस्तीन कहते हैं, फिलिस्तीनी कहते हैं या पैलेस्टाइन कहते हैं. War erupted after Israel declared its independence on 14 मई 1948. हम बात कर रहे थे, यहाँ पर गौर करें आप, तो 29 नवंबर 1947 की बात कर रहे थे और वॉर क्रिएट हो गया दोनों के बीच में. 14 मई 1948 को इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में वॉर स्टार्ट हो गया. The Palestinian Arabs supported by the neighboring Arab countries attacked Israel but were defeated. यानी नेबरिंग जो अरब कंट्रीज थे उनकी मदद से पैलेस्टाइन ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, बट इजराइल ने उनको हरा दिया. Israel captured around 77% of the territory of the area earmarked for Palestinian state, where half of the Arab Palestinian population was expelled or fled from the area. और इस अटैक में इजराइल ने रिटेलिएट करते हुए जो लैंड नोटिफाई किया गया था पैलेस्टीनियन के लिए, उसका 77% लैंड क्या कर लिया? अपने कंट्रोल में ले लिया. जो लैंड उनके पास था उसके अलावा 77% लैंड कंट्रोल में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया. और जब कंट्रोल में ले लिया तो जो अरब मुस्लिम्स थे वो वहां से भाग गए या छोड़ करके चले गए. अबाउट यूएन रिलीफ के बारे में जान लेते हैं जो पैलेस्टीन रिफ्यूजीज के लिए है, तो उस रिलीफ के बारे में जानते हैं. The United Nations set up the United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the Near East in 1949 to help Palestinian refugees. यानी UNRWA एस्टैब्लिश किया गया था कि जो यूएन के रिफ्यूजीज हैं उनको, जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी हैं उनको हेल्प करने के लिए. It is funded entirely by voluntary contributions of the United Nations member countries. यानी इसका जो मकसद था वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन था, आपको फोर्स नहीं था कि मैंने कमिटमेंट कर दिया कि इतना पैसा उनको देना है, उस तरह का कंट्रीब्यूशन इसमें था. इट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिलीफ एंड सोशल सर्विसेज, कैंप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंप्रूवमेंट, प्रोटेक्शन एंड माइक्रो फाइनेंस टू द रजिस्टर्ड पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी लिविंग इन कहाँ पर? जॉर्डन, लेबनान, सीरिया एंड द वेस्ट बैंक इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम एंड गाजा स्ट्रिप. इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? अम्मान और गाजा स्ट्रिप. आपको इस करंट अफेयर्स के किसी भी टॉपिक में कहीं भी कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे पूछना जरूर. चलिए स्ट्रेट अवे अगली न्यूज की तरफ चलते हैं. क्या कहते हैं? स्पेन विन यूरो कप फॉर द रिकॉर्ड 4th टाइम. 2 बड़े गेम फुटबॉल के, जो भी हमने कोपा अमेरिका देखा रिसेंटली, यूरो कप, 2 बड़े इवेंट होते हैं. विंबलडन सबसे बड़ा स्पोर्ट्स माना जाता है टेनिस का, तो इन दोनों के बारे में आपको समझना है. ये भी देखना है कि किसने किसको हरा करके जीता हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछा जाता है. सो द स्पेनिश मेंस फुटबॉल टीम आल्सो नोन एज ला रोजा won their 4th UEFA European Football Championships or the Euro Cup by defeating England 2-1 in the final played at Berlin's Olympia Stadium on 14 जुलाई 2024. यानी स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हरा करके यूरो कप जीत लिया. कहां पर हराया ये देखने वाली बात है कि फाइनल प्लेड एट बर्लिन्स ओलंपिया स्टेडियम ऑन 14 जुलाई, यानी जर्मनी का बर्लिन जो स्टेडियम है उसमें हराया. द 17th एडिशन ऑफ द यूरो कप वाज होस्टेड बाय जर्मनी फ्रॉम 15 जून टू 14 जुलाई 24 टीम्स
फ्रॉम यूरोप पार्टिसिपेटेड इन द 17th यूरो कप, यानी जो 17वां यूरो कप था उसमें कुल 24 देश ने पार्टिसिपेट किया और जर्मनी में इसको इवेंट को होल्ड ऑर्गेनाइज किया गया था। आगे देखते हैं, अब यूरो कप के बारे में देख लेते हैं। द यूएफा यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप, पॉपुलरली नोन एज यूरो कप, इज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूरोपियन फुटबॉल गवर्निंग बॉडी यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन यूएफा। The championship started as the European Nations Cup and later its name was changed in 1968 to UEFA European Football Championships or Euro Cup. It is held every 4 years, but due to COVID-19, the 2020 edition was held in 21, which was hosted by a record 11 European countries. France hosted the first edition of the cup in 1960 and the Soviet Union emerged as the winner. जब 1960 में पहला हुआ था तब की बात कर रहा था कि सोवियत यूनियन विनर था। Spain is the most successful team, having won it 4 times, followed by Germany with 3 wins. यानी इस बार भी स्पेन ने जीता है, तो इस बार जीतने के साथ स्पेन का टोटल काउंट हो गया है 4. To date, 10 European teams have won the Euro Cup, with Italy and France also winning it 2 times. यानी इटली और फ्रांस ने 2 बार जीता हुआ है और इसके अलावा जर्मनी ने 3 बार और स्पेन ने 4 बार जीता हुआ है। अब तक 4 बार इसका संस्करण हो चुका हुआ है। अच्छा अपडेट है आपके लिए, कार्लोस अल्कराज एंड बार्बरोला क्रेजिकोवा शाइन एज द 24 विंबलडन चैंपियंस, यानी विंबलडन के विनर आ चुके हैं हमारे पास। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको पता होना चाहिए। So Carlos Alcaraz of Spain and Barbara Krejcikova of Czech Republic won men's and women's single title respectively at the 2024 Wimbledon Tennis Championships। यानी 2024 के विंबलडन चैंपियनशिप में कार्लोस अल्कराज स्पेन के और बार्बरोवा क्रेजिकोवा चेक रिपब्लिक ने जीत दिया हुआ है मेन और विमेन टाइटल विंबलडन का। It was the second consecutive Wimbledon singles title for Carlos Alcaraz and first Wimbledon singles title for Barbara Krejcikova। यानी अगर हम अल्कराज की बात करें तो लास्ट ईयर भी जीता था, इस बार भी जीता हुआ है, बट अगर हम बात करें क्रेजिकोवा की तो उन्होंने पहली बार विंबलडन का टाइटल जीता हुआ है। आगे देखते हैं, द 137th edition of the All England Championship, famous as Wimbledon Championship, was held at Wimbledon in England from 1 to 14 जुलाई 2024, यानी 1 से 14 जुलाई के बीच में विंबलडन ऑर्गेनाइज हुआ था। इट इज द थर्ड ग्रैंड स्लैम इवेंट ऑफ अ कैलेंडर ईयर आफ्टर ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड द फ्रेंच ओपन। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन होता है, जो कि बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है। विंबलडन इज द ओनली ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट दैट इज प्लेड ऑन नेचुरल ग्रास। ये इकलौता ऐसा गेम है जो कि नेचुरल ग्रास पर खेला जाता है। The 2024 men's single final was the repeat of the previous year, where eventual champions Carlos Alcaraz took on Novak Djokovic of Serbia। यानी पिछली बार भी सेम चीज हुआ था, यानी रिप्ले हुआ था, सर्बिया के नोवाक जोकोविक को अल्कराज ने हराया था और जीत लिया था। 2023 की बात करते हैं। The Serbian great was looking for his 8th Wimbledon singles title to equal Roger Federer's record of 8 Wimbledon men's single title। यानी जो सर्बियन ग्रेट हैं यानी नोवाक जोकोविक, वो कोशिश कर रहे थे कि इक्वल कर लें रोजर फेडरर का जो रिकॉर्ड है 8th विंबलडन जीतने का, बट ऐसा नहीं हो सका। फिर वो बेचारे हार गए, दूसरी बार लगातार हार गए। नोवाक जोकोविक होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ विनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल्स। ही हैज वन 24 सिंगल्स टाइटल्स, यानी 24 सिंगल टाइटल, चाहे वो फ्रेंच ओपन हो, यूएस ओपन हो, विंबलडन हो, तो इनको मिलाकर के 24 टाइटल उनके पास हैं। Barbara Krejcikova of the Czech Republic won her second Grand Slam women's singles that after beating Jasmine Paolini of Italy in the final of the 24 Wimbledon Championship played on 13 जुलाई 2024। यानी उन्होंने किसको हराया? जैस्मिन पाओलोनी इटली की हरा करके बारबरा क्रेजिकोवा चेक रिपब्लिक ने विमेंस का टाइटल जीत लिया, सिंगल्स का, विंबलडन का। विंबलडन के बारे में देख लेते हैं। The All England Championship, which is more famous as Wimbledon, is the oldest tennis tournament in the world and was held for the first time in 1877। ये oldest tennis game है जो कि पहली बार 1877 में खेला गया था। It is organized by the All England Lawn Tennis and Conquest Club Limited at Wimbledon, London, England। ये कहाँ पर होता है? जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वो कौन है? All India Lawn Tennis and Croquet Club at Wimbledon, London, England। In 1986, the professional tennis male and female players were allowed to compete and prize money was introduced। और उसके बाद 1986 में प्राइज मनी इंट्रोड्यूस किया गया था और मेल फीमेल अलग अलग प्रोफेशनल प्लेयर्स आ गए इसमें। Martina Navratilova of the USA holds the record of winning 9 single titles in the women's selection। यानी मार्टिना नवरातिल्वा ने 9 बार विंबलडन का सिंगल टाइटल जीता हुआ है। In the men's, Roger Federer of Switzerland holds the record of winning 8 सिंगल टाइटल्स, यानी रोजर फेडरर को 8 बार का रिकॉर्ड है, उसके पहले 7 बार
नोवाक जोकोविक का है। फीमेल्स में नवरात्रिल्वा ने इसको 9 बार अवार्ड जीता हुआ है। आपके सेल्फ रिसर्च के टॉपिक क्या क्या हैं? व्हाट इज पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू द पंचायत्स, व्हाट इज द सर्विकल कैंसर, इंपॉर्टेंट है, चर्चाओं में भी है। What is the constitutional provisions related to free speech? What are the key findings of the Supreme Court's verdict with respect to the electoral bond scheme? अब क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। Where was the 2024 World Heritage Young Professionals Forum meeting held? कहाँ पर हुआ है? थाईलैंड, लंदन, बीजिंग एंड न्यू दिल्ली। ऑब्वियस आंसर है इसका न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The Archaeological Survey of India (ASI) comes under which ministry? आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एंड राइट आंसर है इसका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? आपके ऑप्शन हैं पेरिस, लंदन, बीजिंग एंड जिनेवा। राइट आंसर है इसका पेरिस। आगे बढ़ते हैं। Who is the first global leader with over 100 million followers on social media platform? आपके ऑप्शन हैं नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और जॉर्जिया मेलोनी। आपके ऑब्वियस ऑप्शन है या ऑब्वियस आंसर है नरेंद्र मोदी। Who won the Rwandan presidential election in 2024? पॉल नेल्सन, पॉल कगामी, मुस्तफा और जो लॉरेंस। आपका आंसर है पॉल कगामी। आगे बढ़ते हैं। Which country is also known as the land of thousand hills? ये पहले भी पूछा गया है। लैंड ऑफ थाउजेंड हिल्स को, रवांडन कंट्री को ही लैंड ऑफ थाउजेंड हिल्स कहते हैं। What is the capital of Rwanda? तो इसका सही जवाब है किगाली, हमने मैप में भी देखा था। How much financial aid will India provide to the United Nations Relief Work Agency for Palestinian Refugee in the Near East to help Palestinian refugee? टोटल जो तयशुदा कार्यक्रम था वो $5 million था। सो हाउ मच फाइनेंशियल एड विल इंडिया प्रोवाइड टू यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजी? सो 5 मिलियन का 2.5 मिलियन इसमें उन्होंने दे दिया हुआ है। तो उसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, 2.5 मिलियन होगा, क्योंकि जो उन्होंने दिया हुआ है सेकंड तो बाद में देंगे। 2024-25 के बारे में बात करते हैं। 10th क्वेश्चन है, हु हैज won 24 यूएफए कप यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप? आपके पास ऑप्शंस हैं स्पेन, फ्रांस, यूके, सर्बिया, ग्रीस। राइट आंसर है इसका स्पेन। Which country's main football team has famous as La Roja? Obviously, स्पेन को हम ला रोजा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, which team has won the UEFA football championship most of the times? ये भी स्पेन ही है, चौथी बार स्पेन ने ये जीता हुआ है, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। कार्लोस अल्कराज 124 विंबलडन मेंस सिंगल्स टाइटल बाय डिफीटिंग whom in the final? नोवाक जोकोविक is the right answer। अगला क्वेश्चन, ओह थैंक यू। सो इस तरीके से हमारे पास मेरे ख्याल से पहले क्वेश्चंस होंगे। पहले क्वेश्चंस के आंसर्स भी देख लेते हैं जो स्टार्टिंग में था, जो 2 क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। तो पहला क्वेश्चन था, विच टेनिस टूर्नामेंट इज द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे पुराना टेनिस कौन सा है? तो विंबलडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ओन्स द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फॉर्मली नोन एज ट्विटर? तो इसका सही जवाब होगा एलन मस्क। तो इस तरीके से आज का करंट अफेयर्स पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। किसी भी फीडबैक या अपडेट के लिए प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।